हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए आज के लेक्चर में मैं सॉल्व करवाऊंगी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा इशू किया गया क्लास 12th का प्रैक्टिस पेपर। आप इसको प्रैक्टिस पेपर भी कह सकते हैं, आप इसको सैम्पल पेपर भी कह सकते हैं। और ये आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, ये आपके सेकंड प्री बोर्ड के लिए, और जिन स्कूल्स में पहला प्री बोर्ड नहीं हुआ है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये अपना लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। तो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एवरी ईयर क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए सुपर फास्ट रिवीजन नाम से एक सीरीज लेकर आती हूँ, जिसमें मैं एक लेक्चर में एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराती हूँ, सुपर फास्ट रिवीजन कराती हूँ। और उसमें मैं आपको उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाती हूँ या उनके हिंट्स देती हूँ। तो ये सीरीज मैं पिछले 2 साल से लगातार ला रही हूँ और इस साल भी मैं लाऊंगी। तो आप उसके लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन। सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये जब आपको वहाँ पर पेपर मिलेगा तो आपको वहाँ पर ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई मिलेंगी कि आप चेक कर लीजिए कि पेपर पूरा है या नहीं, 38 क्वेश्चंस हैं या नहीं, 19 पेजेस हैं या नहीं, और पेपर का कोड लिखा है या नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 3 आवर्स का आपका पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते तो यहाँ भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आपने अपना आंसर शीट पर रोल नंबर जरूर लिखना है, क्वेश्चन पेपर पर भी रोल नंबर लिखना है। बाद में अगर आप कोई कंप्लेंट करते हैं तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अब अपने जो मेन पेपर के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर 99.9% स्टूडेंट्स अपने इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो हम इंग्लिश मीडियम को ही फॉलो करेंगे। जल्दी से देख लीजिए कि इस पेपर के 5 सेक्शन हैं, ABCDE। आज मैं सबसे पहले ए सेक्शन स्टार्ट करूंगी, जिसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के। क्लियर हो गया? जिसमें 10 MCQ, 4 1 वर्ड, 4 फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स होंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। इसी में आपका असर्शन रीजन भी आ जाएगा। सेकंड सेक्शन में आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे 2-2 नंबर के, 21 to 25। नेक्स्ट फिर से आपके 6 क्वेश्चन ना, हाँ 6 क्वेश्चंस हो जाएंगे 3 मार्क्स के। हेयर 1 होट्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन। क्लियर हो गया? सेक्शन नंबर डी में 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5-5 नंबर के होंगे। और सेक्शन नंबर ई में आपके 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें केस स्टडी समझ में नहीं आते, तो केस स्टडी में कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स यहाँ पर सॉल्व करवाने वाली हूँ, जिनकी हेल्प से आपको केस स्टडी, असर्शन रीजन सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये यहाँ पर 1-2 इंस्ट्रक्शंस और हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, भाई सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। इंटरनल चॉइस आपको मिलने वाली है कि भैया इस क्वेश्चन में या तो ये वाला करना है या ये वाला करना है, ठीक है भाई। तो सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। ग्राफ पेपर आपके साथ मिलेगा, तो आपको उसमें अटैच करना है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। और आंसर बुक पर आपने जो है, यू मस्ट राइट द आंसर बुक सीरियल नंबर ऑन द ग्राफ पेपर। तो जो लास्ट में आंसर शीट में जो ग्राफ पेपर मिलता है उस पर अपना आंसर बुक का नंबर डाल देना है। ये सब बातें आपको वहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर पर भी बताई जाएंगी। लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर ए, ठीक है। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R। R मीन्स रियल नंबर ही अपना उसमें है, डोमेन में है, रियल नंबर ही को डोमेन में है। बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। चूज द करेक्ट आंसर। 1-1 पर बेस्ड है ये आपका। बहुत सिंपल सी बात है, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वेयर। एक सिंपल सा एग्जांपल जल्दी से दे देती हूँ मैं। 1 की इमेज हो जाएगी 1 स्क्वेयर यानी 1, -1 की इमेज हो जाएगी -1 का स्क्वेयर यानी +1। 1 और -1 ये दोनों, +1 और -1 इक्वल नहीं है, लेकिन +1 और -1 की इमेजेस इक्वल आ रही हैं। 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो 1-1 तो है नहीं, 1-1 तो बिल्कुल भी नहीं है ये फंक्शन। यहाँ ये 1-1 कह रहा है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है, यहाँ ये 1-1 कह रहा है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, मैनी 1 है। अब ऑन टू और देखते हैं ये है या नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऑन टू कब होता है कोई भी फंक्शन? जब को डोमेन के हर एलिमेंट की डोमेन में एक यूनिक प्री इमेज हो, दोनों ही रियल्स हैं,
ठीक है, मैं 2-3 रियल्स यहाँ लिख रही हूँ और 2-3 रियल्स मैं इधर को डोमेन में लिख रही हूँ, है 1 2 3। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर किसी एलिमेंट की इमेज उसका स्क्वायर है, बहुत ध्यान से सुनना भाई, 1 की इमेज उसका स्क्वायर है यानी 1 है, और -1 की इमेज भी 1 है। अब ये जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेजेस आएंगी वो या तो 0 आएंगी या 0 से ग्रेटर आएंगी। नेगेटिव एलिमेंट की तो कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मीन्स इतने सारे एलिमेंट्स रह गए कोडोमेन में जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। प्री इमेज क्या होगी, अगर मैं -2 की प्री इमेज निकालने लग जाऊं तो वो -2 का अंडर रूट होगा जो कि रियल नहीं होता है। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही अपना ऑन टू फंक्शन है, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। दिस इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। क्लियर हो गया। अब आ जाओ सेकंड पर, दिख गया, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉटेंजेंट इनवर्स -1/√3 इज -π/3, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है, क्योंकि कॉटेंजेंट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो 0 to π ओपन इंटरवल होती है और -π/3 0 to π में लाई नहीं करता, तो ये आपका फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपने याद रखनी है। अगर इसका आ जाए क्वेश्चन करने के लिए तो आप कैसे कर सकते हो, आप इसको थीटा लोगे, कॉटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/√3, कोटेंजेंट की वैल्यू -1/√3 अपनी होती है 60 पे। अब इसको आप आइडेंटिटी यूज करके लिखोगे कॉटेंजेंट पाई -π/3 जो कि इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा, जो कि होगा कॉटेंजेंट 2π/3। तो यहाँ से जो थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो 2π/3 आएगी। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। थर्ड पर चलते हैं, है ना, हमें दूसरे तरीके से भी आना चाहिए, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ ले। तो ये थर्ड क्वेश्चन चल रहा है, देख लो भाई यहाँ से, एक सेकेंड बेटा, हाँ जी, ये देखो, ये आपका चल रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, थोड़ा स्क्रीन पर आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज, ए बी माइनस बी ए का नेचर क्या होगा? तो जो हमें गिवन है पहले उसको पकड़ो, मैं बड़े प्यार से आराम से समझा रही हूँ, सारा रिवीजन आपका यहाँ साथ साथ होता चलेगा। ए और बी अगर सिमेट्रिक हैं तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसलिए ए बी भी एग्जिस्ट करेगी और बी ए भी। अब हमें इनका नेचर चेक करना है, तो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ए बी और बी ए कभी भी। तो हम इनका ना ट्रांसपोज लेकर एक बार चेक करते हैं। लेट्स चेक द ट्रांसपोज। ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। प्रोडक्ट की जो ट्रांसपोज होती है ए बी ट्रांसपोज वो होती है बी डैश ए डैश और ये हो जाएगी ए डैश बी डैश। अब ये देखो आपको ऑलरेडी बताया है कि ये सिमेट्रिक है तो ए डैश ए के इक्वल हो जाएगा और बी डैश बी के, तो यहाँ ये बी के इक्वल हो जाएगा, ये ए के, बी ए माइनस ए बी, इसमें से माइनस कॉमन लो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ध्यान से देखना, ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज आया वो ए बी माइनस बी ए का नेगेटिव आ गया, और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी का नेगेटिव आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हो गया। अब मैं चल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखिए जरा, ये भी मैट्रिक्स में से है। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, ये बहुत हर बार एग्जाम में घुमा फिरा के आता है, आपने इसको याद रखना है। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इज टू पावर n-1, n होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर जो कि यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1, लेकिन ए का डिटर्मिनेंट 4 है तो ये हो जाएगा 4⁻² जो कि 16 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और अब हम सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हिंदी मीडियम में है। नेक्स्ट स्लाइड पर जैसे ही मैं गई तो मैंने देखा कि बाय मिस्टेक एक स्लाइड एक पेज को मैं
यहाँ पर लाना भूल गई हूँ, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 3 ही क्वेश्चन रहते हैं जिनकी स्टेटमेंट मैं आपको दे दूंगी, बहुत ही छोटे छोटे से हैं वो 3 क्वेश्चन हमारे। तो इसका एक ऑप्शन हमारा रह गया जिसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4। अब आपको बताना है कि अगर ए ये मैट्रिक्स है आपका वेयर थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू की इनमें से क्या हो सकती है। क्लियर है। अब आप यहाँ देखो, इस डिटर्मिनेंट पे मैं प्रॉपर्टी लगा देती हूँ, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3। ध्यान से देखना, तो ए का जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, R1 में R3 को ऐड करोगे तो 1 - 1 0, साइन थीटा में माइनस साइन थीटा ऐड करोगे तो 0, और 1 में 1 ऐड करोगे तो 2। अदर 2 रो को मैं नहीं छेड़ रही हूँ, माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा बच्चे -1 माइनस साइन थीटा और 1। इसको कर दो एक्सपेंड फ्रॉम फर्स्ट रो, तो ये 0 केवल 2 रह जाएगा, और 2 के ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस साइन थीटा 1 -1 और माइनस साइन थीटा। हो गया, ये हो जाएगा 2। इसको एक्सपेंड करो तो ये बनेगा साइन स्क्वेयर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये हो गया 2 × 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अब एंगल थीटा चाहे किसी इंटरवल में लाई कर रहा हो, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है ना। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का साइन थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी, 1 से छोटी होती है, इफ वी स्क्वेयर एनी नेगेटिव नंबर, तो वो 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा। अब हमें ये पूरा 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा देखना है, तो हर तरफ 1 जोड़ दो। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 + 1, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 1 या 1 से बड़ी होगी और 2 या 2 से छोटी होगी। अब इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई भी किया गया है, तो हम इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 से कर देते हैं, थोड़ा जल्दी मैं मतलब एक ही रो में कर रही हूँ, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 × 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 4। यानी ये जो वैल्यू है वो 2 और 4 के या तो इक्वल है या उनके बीच में, और ये वैल्यू हमारा ए का डिटर्मिनेंट है। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 2 और 4 के बीच में है, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4 के बीच में हमारा डिटर्मिनेंट लाई कर रहा है। तो हमारा जो ये 4th ऑप्शन था यही हमारा राइट ऑप्शन था। क्लियर हो गया। थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, मैं कहूँगी, तो आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक ना पेज ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे बाय मिस्टेक रह गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या कह रहा है कि fx इज इक्वल टू e⁻x² का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको कोई ऑप्शन भी गिवन नहीं है, तो फटाफट मैं कर देती हूँ। f' क्या हो जाएगा, e⁻x² एज इट इज, और पावर में जो x² है उसकी फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा e⁻x² × 2x। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 7 भी ना कुछ ऐसा ही है लेकिन अलग है, ध्यान देना। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान देना, fx इज इक्वल टू e⁻x² विद रिस्पेक्ट टू gx इज इक्वल टू cos x। समझ में आ गई मेरी बात। इसका यही क्वेश्चन पहले भी था, देख लो, इसी का डेरिवेटिव यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x निकालना था, डायरेक्ट कर दिया, लेकिन अब इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो एक तरह से आपने df/dg निकालना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आ जाएगा, f' कह लो या तुम df/dx कह लो, ये तो 2x × ex² आ जाएगा। और इसको और डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, तो इसको और डिफ्रेंशिएट करोगे तो g' कह लो या dg/dx कह लो, ये आएगा -sin x।
अब विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है कि आपको df बाय f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू g निकालना है। भाई f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू g निकालना है तो df बाय dg निकालना है। df बाय dg का मतलब है df बाय dx को dg बाय dx से डिवाइड करना है। तो 2x e रेज टू पावर x स्क्वेयर को माइनस साइन x से डिवाइड करना, और ये आपका आंसर है। और इसमें भी कोई ऑप्शन गिवन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा बाय मिस्टेक वो भी रह गया था, उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि इंटीग्रेट dx बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 dx आ चुका है। इसको इंटीग्रेट करना है तो स्क्वेयर कंप्लीट के मेथड से कर दो, बिल्कुल सिंपल है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ये जो 2 है ना इसको मैं 1 + 1 लिख लूँ तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वेयर है, ये है x + 1 का स्क्वेयर और 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वेयर। आप चाहो तो x + 1 को z रख सकते हो, नहीं तो बेटा आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है dx बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस c। तो यहाँ a तो 1 है तो 1/1 डायरेक्ट बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स x + 1/1 प्लस सी, जो कि डायरेक्ट हाँ इसके ऑप्शंस हैं भाई, इसके 4 ऑप्शन हैं जिसमें ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है और ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन पेपर की तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, वहाँ मैं इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी, नहीं तो बोर्ड की वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट पर आ जाइए स्लाइड पर, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब हम। -π/2 to π/2 sin x रेज टू पावर 7 dx की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। जब भी इस तरह की कोई आइडेंटिटी आती है तो आप इस फंक्शन का नेचर चेक करो कि ये इवन है या ओड है। 99% ये आपको ओड मिलेगा, और जब ये ओड होता है तो इसकी इंटीग्रेशन 0 हो जाती है। ठीक है, हम चेक करते हैं sin x की पावर 7 को। sin x की पावर 7 है, fx है ना, तो ओड चेक करने के लिए x की जगह -x रख दो, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -x की पावर 7। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा साइन x की पावर 7, यानी कि फंक्शन का नेगेटिव हो गया। जैसे ही हम किसी फंक्शन में x की जगह -x रखते हैं और वो पूरे फंक्शन का नेगेटिव आ जाता है तो हमारा वो फंक्शन क्या हो जाता है, ओड। और जब ये ओड हो तो इंटीग्रेशन 0 हो जाती है, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 9th की 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। dx बाय साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, तो इसके लिए आप एक ट्रिक लगाएंगे। ऊपर यहाँ 1 है, इस 1 को मैं लिख दूंगी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन कॉस है ना, ऊपर जाएंगे तो कोसिकेंट इनटू कोटेंजेंट स्क्वेयर बनेगा, जो कि सीकेंट स्क्वेयर, जो कि कोई फॉर्मूला नहीं देगा हमें। तो यहाँ आप लिखो साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स dx। इसके नीचे भी इन दोनों को ले जाओ और इसके नीचे भी, मीन सेपरेट कर दो। सेपरेट करोगे ना तो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो मैं एक करके दिखा रही हूँ, बाकी फिर मैं इसको डायरेक्ट करूँगी। कैंसिल हो जाएगा 1/cos स्क्वेयर, तो ये पहली टर्म तो बनेगी सीकेंट स्क्वेयर एक्स। इसको सेपरेट करोगे तो 1/sin स्क्वेयर एक्स, ये बनेगा कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स dx। दोनों डायरेक्ट फॉर्मूला बन गए। सीकेंट स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट, कोसिकेंट स्क्वेयर की होती है कोटेंजेंट एक्स, और प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टेंजेंट एक्स, एम आई राइट, हाँ जी, माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। ठीक है ना, थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं साथ साथ तो गलत नहीं होगा। 11th पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं दोनों को फ्रेम में रखूंगी, क्यों, 3 ऑप्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और चौथा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो चारों को सामने रख के फिर मैं होमोजीनियस बताती हूँ। होमोजीनियस के लिए ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, हर टर्म को पकड़ो, अगर उनकी डिग्री सेम है तो होमोजीनियस है। वरना तरीका तो ये होता है होमोजीनियस का कि भैया इधर dy/dx लेके आओ, है ना, और इधर अगर x बाहर लोगे तो अंदर y/x की फॉर्म में आपका फंक्शन होना चाहिए। यहाँ x की पावर जितनी हो उतनी डिग्री। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, फटाफट देखो। इसमें x की पावर 1 है, y की 1 है, इसमें पावर 1 नहीं है, 0 है, कांस्टेंट है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। यहाँ x और y दोनों की मिलके पावर 2 बन गई, लेकिन यहाँ 3 बन गई, तो ये भी होमोजीनियस नहीं है।
यहाँ x की पावर 3 है और y की पावर 2 है, तो ये भी होमोजीनियस नहीं है। इसको देखो, y की भी पावर 2 है, x की भी 2 है, दोनों x y इकट्ठे हैं तो 1 और 1 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, तो ये होमोजीनियस है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे शॉर्ट टिक लगानी होती है इनमें, वो कब आएंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स की आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा और बड़ा करती हूँ, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो। देखो, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ई रेज टू पावर वाई डैश, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है इज 1, फॉल्स है। इसके जो ऑर्डर है वो 3 है, और ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है, बशर्ते कि इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हमारे पास ना हो। ई की पावर में ये वाई डैश दे रहा है, अगर साइन के साथ वाई डैश आ रहा है, लॉग के साथ वाई डैश आ रहा है, तो इस तरह के फंक्शन की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, तो इसकी डिग्री 1 नहीं है, ये फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए and lambda is a non-zero scalar, then lambda is a unit vector, lambda a is a unit vector if, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो a है। अब लैम्डा a अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग कर लो, लैम्डा का मॉडुलस और साथ में ले लिया a का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। a का मॉडुलस कितना है? a है, तो इसको लिखूंगी मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू a इज इक्वल टू 1। तो ये कहता है कि लैम्डा a यूनिट वेक्टर कब होगा? तो अगर मैं a को यहीं रखूं और लैम्डा को राइट में ले जाऊं तो a की वैल्यू अगर 1 बाय मॉड लैम्डा हम यूज़ करते हैं, देखो मैंने पहले ही मान लिया, आपको समझ आया या नहीं आया मुझे बताइएगा। मैंने पहले ही मान लिया कि लैम्डा a यूनिट वेक्टर है। अगर लैम्डा a यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 होगा तो इसको मैंने ओपन कर दिया, मॉडुलस ऑफ लैम्डा मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू 1। मॉडुलस लैम्डा को हम नहीं छेड़ेंगे, a का मैग्नीट्यूड उसने पहले ही बोला है a है, तो a को यहीं रखा कि अगर a की वैल्यू 1 बाय लैम्डा हो, मोड लैम्डा हो जाती है तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b, देन a डॉट b is equal to modulus of a dot b is equal to modulus of a cross b when theta is equal to pi by 2। मीन्स क्या कहता है कि डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो थीटा पाई बाय 2 होना चाहिए। ये रॉन्ग है। डॉट प्रोडक्ट तो खुद एक स्केलर होता है, लेफ्ट साइड को खोलें तो ये बनेगा मॉड a मॉड बी कॉस थीटा, और राइट साइड को खोलोगे तो ये बनेगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। क्यों? ए क्रॉस बी क्या होता है, याद है आपको? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एंड वेयर एन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, डिटेल में समझना है तो आपने। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो एन का 1 होके ये आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोस थीटा को यहाँ ले जाओगे तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा टेंजेंट थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? पाई बाय 4, जबकि ये कह रहा है पाई बाय 2, तो ये गलत कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। क्लियर हो गया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अगर आपको सभी चैप्टर्स के बेसिक अभी तक क्लियर नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाएं, मैंने बहुत सारा ही सिलेबस 99% सिलेबस मेरा ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड है। देखिए जरा, ये है अपना 15th क्वेश्चन। If a line has these 3 डायरेक्शन रेशोज देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। याद दिला दूं, अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशो ए बी सी हैं तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंडर रूट से सभी को डिवाइड कर दिया जाता है। तो ए बी सी आपके सामने है, पहले मैं इन सब के स्क्वायर का सम ले लेती हूँ, -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर का अंडर रूट। 18 का होता है 324, 12 का 144, 4 का 16, जोड़ लो, 6 और 4 10 और 4 14, 1 4 और 1 5 1 6 और 2 8, और भैया 3 और 1 4। एम आई राइट? यस। तो 484 होता है भाई ये 22 का, जहाँ तक मुझे याद है, इसका अंडर रूट होता है 22 ना, 22 दूनी 44, बिल्कुल ये होता है। तो अब ये जो डायरेक्शन कोसाइंस आपके बनेंगे वो बनेंगे -18/22, 12/22 और -4/22। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो इनको, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना ये सारा है, -9/11, 6/11 और -2/11, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे।
क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ऐसा मुश्किल था नहीं। 16th पे आ जाओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भाई। टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ, इन चारों में से क्या होगा? अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी कह लो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कह लो, वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब एक बात और ध्यान देंगे कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए ट्रांसपोज और बी ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ट्रांसपोज नहीं, इनके जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो होते हैं वो। तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो इसी रिजल्ट को यूज करते हुए ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और ए डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ए के ना होने की, नॉन अकरेंस ऑफ ए, 1 माइनस पी ए, ये होती है बच्चे 1 माइनस पी बी। तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ना तो वे इवेंट एक्सक्लूसिव होते, ना उनकी प्रोबेबिलिटी, ना ऐसा कुछ। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये शायद एनसीईआरटी से आप देख भी लीजिएगा। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, देन, बिल्कुल ये एनसीईआरटी में है। ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इससे ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा 1 मार्क के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेंथी है। ये एक एग्जाम्पल है बेस थ्योरम पर, ये एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा एक एग्जाम्पल है जो बेस थ्योरम पर बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ इज 4/5। ए नाम का एक पर्सन है जो सच बोलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। ठीक है, तो उसके सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 है। तो उसके झूठ बोलने की, ट्रुथ लिखा है मैंने, ये टेलिंग ए लाई कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 4/5, यानी कि 1/5। एम आई राइट? आगे चलते हैं। ए क्वाइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला। ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, ए नाम के उस पर्सन ने कहा कि भैया हेड आया है। ठीक है, पता नहीं हेड आया है या नहीं आया है, उसने झूठ बोला है, सच बोला है, क्या बोला है वो हमें नहीं पता। तो हम आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज ए हेड इज 1/5। वास्तव में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, भाई वास्तव में हेड आया है, वो 1/5 है। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात सुनो। क्वाइन टॉस किया तो दो ही बातें होंगी, E1 क्या होगा? हेड आना, और E2 क्या होगा? टेल आना। बेज में क्या होता है? दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, वो हो गए। तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी और टेल की भी। तो E1 और E2 दोनों की हो गई 1/2। ए हमने इवेंट ले लिया कि जो अपना ये है, उसने रिपोर्ट की है कि हेड आया है। ए दोनों को मैं ए ले रही हूं, इस ए पर मैंने इन्वर्टेड कोमा लगा दिया कि ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स। ए नाम के पर्सन ने कहा कि भैया हेड आया है। हमें नहीं पता उसने सच बोला है या झूठ बोला है, उस इवेंट को मैंने ए नाम दे दिया। अब पता है दो बातें हुई होंगी, क्या कि असली में हेड आया और उसने भी बोला कि भैया हेड आया है। ठीक है, उसने पहले रिपोर्ट कर दी है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये एक ही नंबर का है तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगी। आपको डिटेल देखने, बेस थ्योरम मेरा लगभग सिलेबस अपलोड है तो आप उसमें भी देख सकते हो। अब हमें यहाँ बेस थ्योरम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को करना है। तो जब उस बंदे ने बोला कि हेड आया, अब देखो दो बातें हुई होंगी, हमने क्वाइन टॉस किया और हेड आ गया। सुनना मेरी बात ध्यान से, हेड आ गया और ए ने भी आके बोला कि भैया हेड आया है। इसका मतलब वो सच बोल रहा है। सुनना, E1 का मतलब हेड आना, वास्तव में हेड आया और वो तो कह ही रहा है कि हेड आया, इसका मतलब उसने सच बोला। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। या फिर क्या हुआ कि जैसे ही हमने क्वाइन को टॉस किया, तो हेड नहीं आया, टेल आया। टेल आया यानी E2 हुआ, लेकिन वो तो आके यही बोल रहा है कि हेड आया। इसका मतलब वो बंदा झूठ बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 1/5। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ गई हैं, दो ये आ गई हैं। अब बेज थ्योरम यूज करके हमने क्या बताना है कि वो पहले ही रिपोर्ट कर चुका है कि हेड आया है और वास्तव में हेड आया है। ये रहा, दैट एक्चुअली हेड E1 बाय A। तो अब आपने यहाँ बेस थ्योरम लगानी है। थोड़ा इधर करूँगी भाई मैं, हाँ आपको दिख नहीं रहा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
इंटू ए बाई ई वन, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू ए बाई ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू ए बाई ई टू। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो, सब आपके सामने 1/2 है, ई वन ई टू की तो 1/2 है, और ये 4/5 और 1/5 है। तो 1/2 इंटू 4/5 यहाँ पुट करोगे तो भी 1/2 इंटू 4/5 और 1/2 इंटू 1/5, ये हो गया बच्चे 4/10। ये 1 मार्क में हो शायद आपका एनसीईआरटी में। 4 ये हो गया 4/10, और ये हो गया 4/10, और ये हो गया 1/10। तो ये हो गया 4/10 और ये हो गया 5/10। ये कैंसिल होकर कितना आ गया 4/5। अब हम देखते हैं कि ये कितनी बता रहा है, ये 1/5 बता रहा है। हमारा आंसर कितना आ रहा है, एक मिनट थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। देखो हमारा आंसर आ रहा है 4/5 और ये कह रहा है कि आंसर आ रहा है 1/5, तो ये रिजल्ट हमारा फॉल्स है। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने 2 लास्ट क्वेश्चंस पर सेक्शन ए के, जो कि असर्शन रीजन बेस्ड हैं। अगर किसी बच्चे को ना पता हो कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, तो मैं आपको समझा दूं कि आपको 2 रिजल्ट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। देखो क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं सीधा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। आपको एक असर्शन दिया जाएगा, अभिकथन दिया जाएगा, एक बात कही जाएगी, उसके नीचे एक रीजन दिया जाएगा। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि असर्शन और रीजन में जो 2 बातें कही गई हैं, जो भी कुछ रिजल्ट दिया गया है, वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करिएगा कि अगर दोनों के दोनों ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी रीजन में जो भी रिजल्ट दिया गया वो ए में यूज किया गया है, तो आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर ए एंड आर नाम के असर्शन और रीजन नाम के दोनों रिजल्ट्स ट्रू हैं, बट नीचे जो रीजन है उसका ऊपर वाले से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप बी यूज करोगे। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो सी रिजल्ट आंसर दोगे। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो आप डी आंसर दोगे। ठीक है। अब आ जाओ असर्शन पर। ये कह रहा है एल 2 लाइन्स एल 5i + 2j - 4k + लैम्डा 3i + 2j - 8k एंड m i + j - k + म्यू 6i + 4j - 16k आर पैरेलल। ये कह रहे हैं दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। किसी भी लाइन की इक्वेशन जब आप लेते हो तो ये तो वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास करती है, और ये उस लाइन के डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो ये पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो है, ये दूसरी लाइन के। देखो ये प्रोपोर्शनल हैं या नहीं। 3/6 1/2 आ रहा है, 2/4 भी 1/2 आ रहा है, 8/16। यस दीज लाइंस आर पैरेलल, तो ये ट्रू हो गया। जब लाइंस के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं तो वो पैरेलल होती हैं, तो ये ट्रू हो गया। रीजन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 पैरेलल लाइंस मस्ट बी इक्वल ना। 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियो इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये वाला रिजल्ट जो इसने बोला वो फॉल्स बोला, तो ए ट्रू आ गया। ये जो असर्शन है ये ट्रू आ गया, ये जो रीजन है ये फॉल्स आ गया। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो 19th का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। और अब देखते हैं लास्ट 1 मार्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, आप देख सकते हो यहाँ पर है ये। The function f from r to r given by fx is equal to 2x is 1 1 and on 2। फिर वह जहाँ से शुरू किया था वहीं पर एंड कर रहे हैं फर्स्ट सेक्शन का। fx is equal to 2x, हाँ 1 1 है, on 2 है, बिल्कुल है। हर रियल नंबर की एक ही इमेज आएगी और उल्टा जाएंगे तो एक ही प्री इमेज आएगी, तो ये ट्रू है। अंडर रीजन क्या कारण क्या बता रहा है वो भी सुन लो। अंडर एनी 1 1 एंड on 2 फंक्शन ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। डोमेन के हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होगी। एंड ऑल्सो ए यूनिक प्री इमेज, और ये भी बिल्कुल सही कह रहा है कि को डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज होगी, तो ये भी ट्रू कह रहा है। ये दोनों ट्रू हैं और इसका ही यूज हमने यहाँ पर किया है। हमने यही देखा है कि हर एलिमेंट की एक इमेज है या नहीं है और कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज है या नहीं है, तो दोनों ही ट्रू हैं। और जो ये रीजन है ना, ये ऊपर वाले को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसी का यूज करके हमने ऊपर वाले को ट्रू प्रूव किया है, तो यस इट्स ट्रू। तो हम क्या करेंगे कि दोनों ही ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। तो ये आपके 1 1 मार्क के सभी क्वेश्चंस थे, कंप्लीट सेक्शन ए।
तो आप इस सेक्शन को अच्छे से अपना रिवाइज कीजिए, समझिए। अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं बहुत ही जल्द सेक्शन नंबर बी आपका अपलोड करूँगी। लेक्चर पसंद आए, समझ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी आपके डाउट्स हैं आप उन्हें मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ पर मुझसे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।